हेलो एवरीवन। आज डेट है 13 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा एक आर्टिकल होगा वो सार्क से संबंधित होगा। सेकंड जो हमारा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो वेस्ट एशिया से संबंधित होगा। नेक्स्ट आर्टिकल फार्म लॉज से संबंधित हम डिस्कस करेंगे और लास्ट आर्टिकल पुडुचेरी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके वहाँ के एलटी के बीच में, जो एलटी वहाँ की है मिस किरण बेदी, उनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है काफ़ी समय से, उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो देखो, जो हमारा डिस्कशन है उसमें जो पहला हमारा आर्टिकल है वो वेस्ट एशिया को लेकर के है। कल हमने एडिटोरियल में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि 2017 में सऊदी अरेबिया और उसके जो एलीज कंट्रीज हैं जैसे यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन सब देशों ने मिलकर के कतर के ऊपर कुछ बाधाएं, कुछ ब्लॉकेड लगा दिए थे कतर के ऊपर। लेकिन कतर के ऊपर उन्होंने 13 मांगे रखी थी कतर से कि आपको ये सारी जो मांग है वो माननी पड़ेंगी, लेकिन कतर ने वो सारी मांगे नहीं मानी और जो भी वो कर रहा था अपने ईरान और तुर्की के साथ जो रिलेशन मेंटेन कर रहा था उनको बनाए रखा। 2017 में ब्लॉकेड लगाए गए थे। अब दोबारा से ये सऊदी अरेबिया और उसके जो साथी कंट्रीज हैं उन्होंने कतर के ऊपर जो भी ब्लॉकेड लगाए थे उनको हटा दिया है। तो देखो, कल के आर्टिकल में हमने देखा था कि 2017 से अब तक क्या हुआ। आज जो आर्टिकल आया है उसमें और हम थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि 2017 में ऐसा क्या हुआ कि कतर के ऊपर ये ब्लॉकेड क्रिएट किए गए थे। देखो, सबसे पहले हम वेस्ट एशिया का मैप देख लेते हैं कि कहां पर कौन सी कंट्री पड़ती है। ये देखो, ये सऊदी अरेबिया है और ये देखो, ये कतर कितना छोटा देश है। इतना छोटा देश होकर के भी सऊदी अरेबिया और जो इसके जो साथी कंट्रीज हैं जैसे ये यूएई है, ये इधर इजिप्ट है, इन सब ने मिलकर के इस कतर के ऊपर इम्पोज लगाए थे, ब्लॉकेड लगाए थे। लेकिन कतर ने, ये ईरान है, देखो ये ईरान है और ये टर्की हो गया, इनके साथ में जो अपने रिश्ते हैं जो मेंटेन किए थे उनको नहीं हटा और बिल्कुल अपनी जगह पर अडिग रहा। सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, 13 मांगे रखी थी, उसमें से एक मांग उन्होंने ये की थी कि आपके आपके यहाँ पर जो टीवी नेटवर्क चलता है अल जजीरा, उसको बैन करना पड़ेगा, उसको बंद करवाना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो ईरान और तुर्की के साथ जो रिलेशन है उनको हटाना पड़ेगा। देखो, कतर में तुर्की का एक ट्रूप बेस है, उसके लिए बोला गया था इसको आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन कतर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लास्ट में सऊदी अरेबिया अपने एलीज कंट्रीज के साथ में आया है और उसने अपने जो भी ब्लॉकेड लगाए थे उन सबको हटा लिया है। साथ में एक ब्रॉडर एग्रीमेंट तैयार किया है जिसमें बोला गया है कि कोई भी देश रीजनल एरिया में किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स के और उसमें एंट्री नहीं करेगा, साथ में स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। तो देखो, सऊदी अरेबिया का एक कारण तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका की नज़रों में सऊदी अरेबिया, जो उनकी नज़रों में उनकी मतलब एक मेंटेन कर रखा है अपनी पर्सनैलिटी को, उसी को मेंटेन करके रहना चाहता है ताकि जो बाइडेन को ये ना लगे कि वो रीजनल एरिया में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसी को लेकर भी हो सकता है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अपनी ओथ लेने वाले हैं उससे पहले ही सऊदी अरेबिया ने अपने रीजनल एरिया में जो भी टेंशन चल रही थी उनको कम करके अपनी जो एक पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की है। अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ था कि 2017 में कतर के ऊपर क्या लगा दिए गए, इम्पोज लगा दिए गए। देखो, 2010 की बात है। 2010 में ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है वहां पर काफी मूवमेंट चलने लग गई। मूवमेंट कैसे? वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने ऐसा किया, वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के और भी जैसे बेरोजगारी को लेकर के या फिर अगर महंगाई बढ़ रही है उन सब को लेकर के प्रोटेस्ट चलने लग गया। अब प्रोटेस्ट जैसे जैसे चला तो वहाँ पर कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर तख्ता पलट भी कर दिया उन मूवमेंट ने, जैसे इजिप्ट में तख्ता पलट हो गया और मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वहाँ पर राज्य एस्टेब्लिश हो गया। इसके अलावा ट्यूनीशिया जो देश है वहां पर भी तख्ता पलट हो गया। और इन देशों में जहां पर तख्ता पलट हुआ वहां पहले ऑटोक्रेसी थी, मतलब मोनार्की था, राजा का शासन हुआ करता था। तो उसी की वजह से ये जो सऊदी अरेबिया और उसके जो साथी देश है जैसे यूएई है, वहां पर तो अभी भी मोनार्की है। तो उन देशों को ऐसे लगा कि अगर वहां तख्ता पलट हो सकता है तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने
इसलिए उन्होंने जो मुस्लिम ब्रदरहुड को जो सपोर्ट करते हैं उनके साथ में रिलेशन कम करना शुरू कर दी। अब ये जो कतर देश है ना, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से उन्होंने कतर के ऊपर पहले कुछ डिमांड रखी, कतर नहीं माना तो उसके ऊपर फिर ब्लॉकेड लगा दी। अब देखो, सऊदी अरेबिया ने तो सऊदी अरेबिया मेन था इसमें ब्लॉकेड लगाने में, इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ तो रिश्ते सही हो रहे हैं। लेकिन यूएई जो देश है वहां पर कुछ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो अगर आने वाले समय में पता चलेगा कि यूएई अपने पर्सनल रिश्ते ईरान के साथ, सॉरी, कतर के साथ में कैसा रखता है, क्योंकि कतर ने तो जो भी उसके ऊपर पहले ब्लॉकेड लगाए गए थे उनके ऊपर अभी भी काम करने से मना कर दिया है। उसने बोला है कि हमारे बीच में पैचअप हो गया है, लेकिन जैसे हम पहले ईरान और टर्की को सपोर्ट कर रहे थे, कतर पहले सपोर्ट कर रहा था, ठीक उसी तरीके से ईरान और टर्की के साथ में हमारे रिश्ते जो हैं वो वैसे ही मेंटेन रहेंगे। तो देखो, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो मतलब पैचअप हुआ है उससे क्या रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। देखो, कतर छोटा सा देश है, लेकिन कतर खुद भी चाहता है, उसके खुद के कुछ कंसर्न है, वो चाहता है कि वेस्ट एशिया में उसकी जो पावर है ना वो इंक्रीज हो। अभी अफगान गवर्नमेंट और तालिबान गवर्नमेंट के बीच में, तालिबान के बीच में और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो शांति वार्ता चल रही है ना, वो कतर में ही चल रही है। तो कतर अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज करना चाहता है। वो चाहता है कि वेस्ट एशिया में कुछ भी उथल पुथल हो ना तो उसको कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो फार्म लॉज को लेकर के है। बहुत दिनों से फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए थे। अब इसमें आ गया है बीच में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई एक तरीके से कि आपने ये तो गलत किया है। जो किसान है वो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्पेशली तो, और इतनी ठंड के दौरान यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ बातें करते जा रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है कमेटी 4 लोगों की, और बोला है कि अब ये कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए, और तब तक इन फार्म लॉज के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मना करने का देखो एक सीधा सा कारण तो ये है कि जो भी उन्होंने इन 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई है, उन 4 लोगों में जो ज्यादातर लोग हैं ना, उनका पॉजिटिव पॉइंट है इन फार्म लॉज की तरफ। उन्होंने तो पॉजिटिव बात बताई थी इन फार्म लॉज की, तो वो कैसे किसानों के साथ दे सकते हैं। दूसरी बात, किसानों ने एक बात और बोली है कि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जब तक ये कमेटी कोई रिकमेंडेशन नहीं देती है तब तक आप इन फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो आपने तो उनको चेंज करने की, उनको अमेंड करने की कोई बात ही नहीं की। क्या काम होता है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जब कोई कानून बन के आए पार्लियामेंट से तो उसका एग्जामिन करे सुप्रीम कोर्ट, उसको देखे, सॉरी, उसको देखे कि वो कानून सही बना है या नहीं बना है। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर का काम करने लग गई। वो बोलने लग गई कि जब तक रिकमेंडेशन नहीं आती है तब तक आप लागू नहीं कर सकते, रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर देखा जाएगा कि क्या काम किया जाना चाहिए। तो देखो, फार्मर्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है मीडिएटर बनने का, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो काम करे। इसलिए जो कमेटी बनाई है उसके प्रोसीजर में उसके सामने हम प्रेजेंट नहीं होंगे, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो वैसे ही चलता रहेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लॉय है। वो चाहती है कि हम यहाँ से हट जाएं और वो उन तीनों फार्म लॉज को यहाँ इम्प्लीमेंट करे, और देखो, उन तीनों फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट करे और अपनी मनमानी करे, ऐसा फार्मर्स का कहना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो आर्टिकल है पुदुचेरी से रिलेटेड। पुदुचेरी का सबसे पहले तो हमें पुदुचेरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जो पुदुचेरी है वो 4, ये यूटी है, और यूटी के बारे में आर्टिकल 239 से 241 में हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पुदुचेरी जो है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसका जो यनम पार्ट है वो आंध्रा में गिरता है। इसका पोंडिचेरी और कराईकल और पोंडिचेरी ये गिरता है तमिलनाडु वाले एरिया में, और इसका जो माहे भाग है वो गिरता है केरला में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, पुदुचेरी में क्या चल रहा है, वहां की जो एलटी है मिस किरण बेदी और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में
स्ट्रगल चल रहा है काफी समय से। स्ट्रगल किस चीज के लिए चल रहा है? पहले तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के चला था। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो लोकल बॉडीज के लिए चुनाव होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसको लेकर के चला। बाद में अब उनका चला कि कोविड-19 के समय में वहाँ की जो गवर्नमेंट है पौंडीचेरी की, उन्होंने ये बोला कि हम फ्री राइस देंगे लोगों को, लेकिन वहाँ की जो एलटी है उसने ये बात बोला कि फ्री राइस नहीं देना है आपको, डायरेक्ट पीडीएस के थ्रू आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करो लोगों के खाते में। तो देखो इसको लेकर के दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं पौंडीचेरी में। अब जो वहां के सीएम हैं उनके विपक्षी कोई दल, वहां स्ट्रॉन्ग कोई विपक्षी दल नहीं है। तो अब जब भी चुनाव होंगे तो रैलियां होंगी तो उनसे पूछा जाएगा आपने क्या किया। तो अब वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसका यूज कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो भी ब्लेम हो ठोक दिए जाएं किसके ऊपर? एलटी के ऑफिस के ऊपर, कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, हम तो बहुत कुछ चेंज करना चाहते थे, लेकिन एलटी ने नहीं करने दिया है। जो दूसरी तरफ से जो मिस किरण बेदी है वहां की एलटी है, उन्होंने एक बात बोली है कि मेरी ऑफिस ने तो ये चाहा है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। मेरी ऑफिस ने काफी अच्छा काम किया है। अब आपको जब कोई विपक्षी दल नहीं मिल रहा है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और ओएलटी ऑफिस को बदनाम करने की कोशिश ना करें। ये एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखो अगर हम पीडीएस सिस्टम की बात करें तो कोविड-19 के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने ऐसा काम किया कि 5 किलो एडिशनल हर हर फैमिली में, जिनके पास भी राशन कार्ड होल्डर्स फैमिली है, उनमें हर फैमिली को 5 किलो एक्स्ट्रा राशन चावल या गेहूं दिया गया। तो पीडीएस सिस्टम की बात तो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नहीं की। तो एलटी को देखो एक बात समझनी चाहिए, इस आर्टिकल से हम एक बात समझ सकते हैं, एलटी को ये क्लियर होना चाहिए कि एलटी जो है वो वहां पर इलेक्ट नहीं की गई है, उसको नॉमिनेट किया गया है, तो वो सपोर्ट करे, कोई भी काम हो रहा है उसमें अवरोधक की तरह, बाधा की तरह काम ना करे। और दूसरा जो सीएम है वो अपनी जो भी फेलियर्स हैं उनका मत्था ना फोड़े किसी दूसरे के सिर पर। तो देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इसमें आना चाहिए, उसमें ये बोलना चाहिए कि आप एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो उसकी बजाय आप यहाँ पर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए काम करो, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो सार्क को लेकर के है। देखो सार्क के कंट्रीज के लिए, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हम सार्क का बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1985 में सार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। सार्क ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1985 में बनाया गया। अब इसको पूरे कंप्लीट 36 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 6 साल से इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हो रही है। 2015 में इसकी मीटिंग हुई थी। 2016 में जब इस्लामाबाद इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करने वाला था, तो इंडिया ने इसका बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि इंडिया में उरी अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने उरी अटैक करवा दिया था। तो इंडिया ने ये बोला था कि अगर आप क्या नहीं करोगे, अगर आप टेररिज्म को खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान, तो हम सार्क की मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। उस समय में जो सार्क के और मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था। देखो इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये जो है वो इसके पार्ट हैं। और इस सार्क कंट्रीज में क्या है, तो ये सार्क कंट्रीज की हमने बैकग्राउंड की बात की कि सार्क कंट्रीज 1985 में एस्टेब्लिश हुआ। 2016 से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वर्तमान समय में हम इसकी वर्चुअल मीटिंग तो करवा सकते थे, क्योंकि वर्तमान समय में जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है उस समय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। वो बहुत सारी आपकी परेशानियों को कम कर देगा। दूसरा, इस आर्टिकल में कंपैरिजन किया गया है बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे ईयू की बात हम करें तो ईयू जो है, ईयू में तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि जो ब्रिटेन है वो बाहर हो गया है, लेकिन फिर भी 27 जो देश हैं वो उसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो जो 27 देश हैं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बिना वीजा के वो एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। इससे काफी उनको प्रॉफिट मिल रहा है।
सबसे पहले इस सार्क जो है वो एक सुप्त अवस्था में क्यों जाता जा रहा है, उसके बारे में हम कुछ कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया ने एक बात की है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को फैलाता है, इसलिए हम सार्क की मीटिंग नहीं करवाएंगे। ये कंसर्न किया है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो, इंडिया के कंसर्न तो चाइना के साथ में भी है और चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। फिर आप चाइना के साथ में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो मीटिंग है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हो, ये इस आर्टिकल में बोला गया है। आप एचसीओ में तो पाकिस्तान भी है आपके साथ में, फिर आप उनके साथ में कैसे मीटिंग कर लेते हो, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हो। RIC, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप कैसे कर लेते हो। चाइना के साथ में आपके बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है ना, अप्रैल और मई में जो गालवान घाटी में हुआ वो तो बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा मेजर इशू है, फिर भी आप सारी मीटिंग अटेंड कर रही हो। चलो छोड़ो, चाइना का भी हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं नेपाल का। नेपाल के साथ में भी हमारे बॉर्डर इशू हैं। अभी कल 14 तारीख को वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे यहाँ आने वाले हैं, हम बॉर्डर फ्रंटियर्स पर सब बात करेंगे। तो फिर आप सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, वर्चुअल मीटिंग कर सकते थे हम, वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हम ये देख सकते थे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुलझा सकते थे, क्योंकि बातचीत से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, कोविड-19 के समय में हमारे यहाँ पर बहुत परेशानी हुई है। साउथ एशिया ऐसा रीजन है जहाँ पर काफी अलग तरीके से कोविड-19 ने इफेक्ट किया है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर इंडिया चाहे तो सार्क को रिवाइवल करवा सकता है। साउथ एशिया वाले रीजन्स में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको कम कर सकता है, काउंटर करने में कोशिश कर सकता है, ताकि जब कोविड-19 के बाद के पोस्ट इफेक्ट्स को देखा जाएगा तो इंडिया का एक पॉजिटिव व्यू लोगों के सामने आएगा कि जब कोविड-19 की वजह से सारे देश परेशान हो रहे थे, तब इंडिया ने आगे बढ़कर के सार्क जो साउथ एशिया जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिवाइवल किया और सभी लोगों की हेल्प की। इंडिया क्या हेल्प कर सकता है, इंडिया मेडिसिन उपलब्ध करवा सकता है, इंडिया जो पीपीई किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो उपलब्ध करवा सकता है सभी देशों को, और ये जो सार्क है उसको रिवाइवल करवा सकता है। देखो, इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रहा है, इंडिया लेकिन बाइलेटरल एग्रीमेंट में ज्यादा बिलीव करने लग गया है इंडिया। इसी का कारण है कि जो सार्क है वो रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। और जो प्रॉब्लम है देखो इस को लेकर के, कि देखो, कोविड-19 की वजह से सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही है ना, वो हमारे यहाँ पर जॉब्स काफ़ी चली गई हैं, सब एरिया में ही जॉब चली गई हैं। जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है, 22% रेवेन्यू में कमी आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो 10.77 मिलियन जॉब्स हैं उसको लॉस हो गई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल साउथ एशियन कंट्रीज की बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ। अब टूरिज्म जो सेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा एक क्रिएट कर सकते हैं हम, टूरिज्म को बढ़ा करके हम काफी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसको किया जा सकता है। ऐसा और भी देशों ने किया है, जैसे ईस्ट अफ्रीका सिंगल जॉइंट वीजा सिस्टम लागू करके टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, मेकोक रीजन है, इनमें ऐसे सिमिलर जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, ताकि इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गई है उसको दोबारा बूस्टअप किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रीजनल इनिशिएटिव की बात की जा रही है, कि रीजनल इनिशिएटिव है जैसे मतलब देखो, कोविड-19 की वजह से सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई है कि कोविड-19 स्टार्ट हुआ कहाँ से, चाइना से हुआ। ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई भी चीज, जो हर चीज यहाँ इस देश में बन रही है और दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश के लोग इस देश में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेंडेमिक है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। तो इसके लिए हम इससे बचने के लिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा पेंडेमिक ना फैले, इसके लिए हम लोकल वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं, मतलब अपने यहाँ पर ही हम हर चीज को प्रोवाइड करवाएं। अपने आसपास के देशों में मतलब रीजनल एग्रीमेंट हो सकते हैं, जिससे आसपास के देशों में सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक दूसरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हम डिपेंड करें। हम गोल्डीलॉक ऑप्शन की ओर बढ़ सकते हैं। गोल्डीलॉक ऑप्शन क्या होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मतलब ना तो एक्सट्रीम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएं, ना फिर बिल्कुल खुद के देश में ही सिमट कर रह जाएं। मतलब करें, ट्रेड भी करें,
एग्रीमेंट भी करें लेकिन लोकल पर करें, मतलब अपने रीजनल एरिया में जो सिस्टम है ना उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें, और इसी के लिए सार्क को रिवाइवल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्रीमेंट की बात की गई है, जैसे यूनाइटेड नेशन मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हुआ है, सर्दन कॉमन मार्केट एग्रीमेंट हुआ है, मरकशर, और ये जो लैटिन अमेरिका में जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके अलावा अफ्रीका में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, और इंडिया जो है, इंडिया ने तो RCEP से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इंडिया तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसका नाम साफ्टा है, और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। देखो इस आर्टिकल का अगर हम कंक्लूजन की बात करें ना, तो साउथ एशिया जो रीजन है उसमें इंडिया लीड कर सकता है। इंडिया अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो भी कंसर्न है ना, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से सुलझा सकता है, जो भी प्रॉब्लम है उनको सुलझा सकता है, लेकिन इंडिया उसको बाइकआउट करके एक गलती कर रहा है। उसकी वजह से जो चाइना है ना, वो सार्क कंट्रीज में अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखो 2005-6 से चाइना रेगुलर कोशिश कर रहा है कि सार्क में उसको एक मेंबर कंट्री का दर्जा दिया जाए। हालांकि इंडिया इसका विरोध रेगुलर करता आ रहा है कि देखो सार्क कंट्रीज के साथ में, एक दो सार्क कंट्रीज के साथ में बॉर्डर लगती है सिर्फ चाइना की। चाइना सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज है ही नहीं, तो आप साउथ एशिया के ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे पार्टिसिपेट करवा सकते हो? पाकिस्तान जो है वो उसका हेल्प करता है, वो चाहता है कि चाइना इसमें आए और चाइना इसको रूल करे। तो देखो दूसरा क्या हो सकता है, चाइना जो है ना कोविड-19 के लिए समय में उसने काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। सार्क कंट्रीज में सिर्फ इंडिया और भूटान को छोड़ करके सभी कंट्री जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारे देशों में उसने सुविधाएं दी हैं। ठीक है, इन सारे देशों के बार बार मीटिंग है, लगभग 3 मीटिंग कर चुका है वो इन देशों के साथ में, जो सार्क में इंडिया और भूटान को छोड़ करके वो और देशों के साथ में लगभग 3 बार मीटिंग कर चुका है। इनके इनको PPE किट, सैनिटाइजर, मास्क, और अपने वहां पर खुद के वहां पर जो वैक्सीन बनवाई गई है उसको प्रचार करने के लिए भी वो मीटिंग कर रहा है रेगुलर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। देखो ये सारे जो देश हैं, इंडिया और भूटान के को छोड़ दिया जाए, सारे जो देश हैं, एक अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो रोड मतलब जो BRI रोड इनिशिएटिव जो है, मतलब चाइना का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके पार्ट है। और अब जो नया इंडिया वो सार्क कंट्रीज के साथ में जो अपना इनिशिएटिव शुरू करना चाहता है चाइना, उसका नाम है हेल्थ हेल्थ इनिशिएटिव, मतलब हेल्थ के ऊपर काम करके इस एरिया को, साउथ एशिया वाला रीजन है, इसको क्या करना चाहता है, इसको जीतना चाहता है, यहाँ पर एनक्रोच करना चाहता है। तो इंडिया को अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ में अपने रिश्ते सुधारने हैं तो सार्क को रिवाइवल करना होगा। बाइकआउट करने से कुछ भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलने वाला है। उसकी जगह इंडिया को आगे बढ़ करके चाइना का एनक्रोच ज्यादा ना बढ़े, बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में इंडिया का क्या हो, इससे सुधरे, इसलिए उसको सार्क के रिवाइवल के लिए काम करना होगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट चीज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।